दिस इज योर आयुर्वेदियन। आज की इस एकमात्र वन शॉट वीडियो में हम लोग आग लगाने वाले, धुआं धुआं कर देंगे तुम्हारे कृतिका बुक को। लिटरली जितने भी पार्ट है ना कृतिका बुक के, उन सारे को अच्छे से कवर अप करेंगे। बस इस एकमात्र वीडियो को एंड तक देख लो एंड तुम लोग कृतिका बुक से फुल मार्क्स लाओगे। बाकी यार प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब आराम से जुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ फणीश्वर नाथ रेणु, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक, क्या कह सकते हो इस पार्ट को लिखने वाला खलनायक। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस स्टोरी को, पार्ट को बहुत ही अच्छे से कवर अप करवाएगा। बाकी यार मेरे पास तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है। हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में तुम लोग देख सकते हो। देखो यार इन प्रीमियम नोट्स में मैंने चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उसके साथ साथ तुम लोगों को एनिमेटेड पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे पूरे प्रीमियम नोट्स में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके परचेज कर लो हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में। तो अब चलो पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करते हुए मैंने ये बताया है कि हमारा गांव एक ऐसे इलाके में था जहां पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के पानी से प्रभावित लोग, महानंदा और गंगा के बाढ़ से प्रभावित लोग, जानवर हमारे गांव में आकर रुकते थे, पनाह लेते थे, क्योंकि हमारे गांव में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी। ट्रेन में लोगों और जानवरों को देखकर ही ये पता लगाया जा सकता था कि बाढ़ कितना ज्यादा भीषण आया होगा। हमारे गांव के अधिकांश लोग, और मुझे भी तैरना नहीं आता था क्योंकि इसे सीखने की कभी जरूरत किसी को पड़ी ही नहीं। लेकिन 10 साल की उम्र से ही मैं अलग अलग संस्था के साथ जुड़कर बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता किया करता था। और लिखने की बात तो मेरे पास करना नहीं, क्योंकि हाई स्कूल में मुझे प्रथम प्राइज मिला था बाढ़ पे लेख लिखने के लिए। लेखक ने अपने बहुत सारे उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के बारे में बताया है। गांव में कभी भी लेखक का सामना बाढ़ से नहीं हुआ था। उनका सामना बाढ़ से 1967 में पटना में हुआ, जब 18 घंटे तक लगातार जोरदार बारिश हुई थी। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में बहुत जोरदार बाढ़ आ गई थी। मैंने बाढ़ को एक शहरी आदमी की हैसियत से झेला है, भोगा है। जब इस बार बहुत तेज वर्षा हुई और पटना के निचले हिस्से में पानी भरने लगा, बाढ़ आ गया, गर्दन तक पानी भर गई, तो हम लोग घर पे ही जरूरी सामान जुटाकर बैठ गए, जैसे कि ईंधन, मोमबत्ती, पीने का पानी, आलू, माचिस, सिगरेट, ऐसी चीजें जुटाकर हम लोग घर में ही बैठ गए और मदद के इंतजार करने लगे। उस समय तक हमारे मोहल्ले तक पानी नहीं पहुंचा था। सुबह लेखक ने सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पानी से भर चुका है, और दोपहर में वो ये सुनते हैं कि जो गोल घर है वो पानी से घिर चुका है। अब 5 बजे लेखक और उसके मित्र एक रिक्शा वाले के रोकते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और उस रिक्शा वाले को बोलते हैं, चलो भाई कॉफी हाउस तक ले चलो। अब कहाँ जाएंगे सर, कॉफी हाउस तो पानी में डूब चुका होगा। अरे यही तो देखना है कि पानी कहाँ तक घुस चुका है। सभी लोग एक्साइटेड तरीके से घर से बाहर निकल रहे थे और ये देखने जा रहे थे कि पानी कहाँ तक भर गया है और पानी एग्जैक्टली कहाँ तक पहुंच गया है। जो भी लोग लौट रहे थे वो ये बातें कर रहे थे कि पानी यहाँ भर गया, वहां भर गया है। हम जब कॉफी हाउस पहुंचे तो वो बंद था। हमने ये देखा कि पानी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा था और पानी हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। अब इसी समय रिक्शा वाला बोलता है, चलिए ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक आदमी जो भीड़ में खड़ा था वो चिल्लाकर हमें रोकता है और बोलता है, आगे मत जाना भाई, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। मैंने रिक्शा वाले भैया को बोला, लौटा ले भैया, नहीं तो आज ही एल लग जाएगी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रिक्शा मोड़कर सिनेमा हॉल के बगल से होते हुए वो लोग गांधी मैदान की तरफ चले गए। रास्ते में वो लोग
लोग देखते हैं कि पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस का जो ऑफिस था वो पानी में डूब चुका था। गांधी मैदान के रेलिंग के सहारे हजारों लोग वहां खड़े थे और मैदान में जो पानी भरा हुआ था उसे देख रहे थे। एक आदमी जोर से चिल्लाकर ये बोल रहा था कि जब दानापुर में बाढ़ आया था तब पटना के लोग देखने नहीं गए थे, मदद करने नहीं गए थे, और आज पटना में ही बाढ़ आ गई है। शाम 7 बजे पान की दुकान में खड़े होकर बहुत सारे लोग न्यूज सुन रहे थे। जो न्यूज था वो दिल दहलाने वाला था पूरे पटना से। लेखक और उनके मित्र न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा डरे हुए थे और उनका चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। लेकिन जब वो आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, बहुत ही ज्यादा खुश है, एकदम चिलपिल है, तो वो भी ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। पानी को देखकर लौट रहे लोग कुछ ज्यादा ही हंस बोल रहे थे एक दूसरे से, और उस दिन तो और भी ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। सारी चीज तो नॉर्मली दिख रही थी, लेकिन जो दुकान के लोग थे वो थोड़े हड़बड़ाए हुए थे और सामान जो था उनका दुकान का उसे गाड़ी में लोड करके दूसरी जगह भेज रहे थे ताकि उनका जो सामान हो वो खराब ना हो जाए पानी की वजह से। पान वाले भैया का जो सेलिंग है वो अचानक ही बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। बोलो जुबा केसरी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि पटना डूब ही जाए वही सही होगा, कोई ये बोल रहा था कि पटना इस बाढ़ में कहीं लुप्त ना हो जाए, और कोई ये बोल रहा था कि पटना एक बार डूब ही जाए वही सही है, कम से कम पटना के जितने भी पाप है वो धुल जाएंगे। लोग इसी तरह की अलग अलग बातें कर रहे थे। अब मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र नगर के चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर रुकते हैं। वहां मैं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला की पत्रिकाएं लेता हूं और अपने दोस्त को टाटा बाय बाय गुड बाय बोलकर अपने अपार्टमेंट अपनी बीवी के पास चला जाता हूं। फ्लैट में पहुंचते ही मुझे जनसंपर्क की गाड़ी की घोषणा की आवाज जोर जोर से सुनाई देती है। वो गाड़ी जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, भाइयों और बहनों, ऐसा संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि 12 बजे के करीब लोहानपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, अतः आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। अब लेखक अपनी वाइफ से बोलते हैं कि गैस का क्या हाल चाल है, तो उनकी वाइफ रिप्लाई देती है कि उसी का तो डर है, कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन काम चलाने के लिए कोयला है घर पे, उससे काम तो चल जाएगा, लेकिन केरोसिन एक ही बोतल घर में पड़ी है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान हो जाओ की घोषणा हो रही थी और इसी से पूरा जो राजेंद्र नगर है वो गूंज रहा था। अब जो लेखक है वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंशन से उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। अब मुझे मेरे पुराने दिनों की स्मृतियां याद आने लगी, जो मैं आगे के पार्ट में तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मुझे 1947 की भीषण बाढ़ की याद आने लगी। उस समय मैं अपने गुरुजी सतीनाथ बहादुरी के साथ मिलकर राहत कार्य के कामों में जुड़ा हुआ था। चारों ओर पानी ही पानी था, तो हम लोग एक जगह रेत की एक छोटी सी टापू पे रुक जाते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया कि ऐसे टापू में शरण लेने के लिए चींटी, सांप, बिच्छू और लोमड़ी भी हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझे ये भी सलाह दी कि हमेशा बोट में पकाही घाव की दवा, यानी कि ऐसी घाव की दवा जो पानी के चलते होती है, उसकी दवा, माचिस और तेल हमेशा बोट पे रखना तैयार। लेखक फिर अब अपने 1949 के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और वो याद करते हैं जब महानंदा नदी में बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी और वो राहत कार्य के कामों में लगे हुए थे। उन्हें एक बीमार आदमी को कैंप साइड ले जाना था। अब होता क्या है कि जब वो बीमार आदमी बोट पे चढ़ता है तो उसके पीछे पीछे उनका कुत्ता भी चढ़ जाता है बोट के ऊपर, जिसे देखकर डॉक्टर चिल्लाने लगते हैं। और जब वो बीमार आदमी ये देखता है कि जो डॉक्टर है वो डर रहा है, तो वो बोट से कूद जाता है और उसके पीछे पीछे डोगेश्वर भाई, यानी कि हमारा जो उसका कुत्ता है, वो भी पानी में कूद जाता अपने मालिक के पीछे। और वो ये बोलता है कि जब मेरा कुत्ता जाएगा तभी मैं इस बोट में जाऊंगा कैंप के साइड। अब वो मुशारी बस्ती के बारे में याद करते हैं। जब वो मुशारी बस्ती उस समय जाते हैं तब वो ये देखते हैं कि वहां के लोग मछली को और चूहों को पका पका के खा रहे हैं, और वो ये देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं बाढ़ आने के बाद भी बहुत ही मजे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खा रहे हैं। ये देखकर जो लेखक है उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये चीज उनके दिल को छू लेती है कि इतना आपदा के समय में भी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है।
1967 में जब राजेंद्र नगर में बाढ़ आई थी, तब लड़कों लड़कियों का एक ग्रुप नाव को निकालता है फिल्मी अंदाज में, जोर जोर से गाना बजाते हुए और उसमें नाचते हुए। जब मोहल्ले में वो नाव पहुंचता है तो अब सारे लोग उन पे चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, जिससे उनके अंदर की जो मस्ती है वो खत्म हो जाती है और वो लोग तुरंत ही भाग पड़ते हैं वहां से। रात के 2:30 बज गए, लेकिन उस समय तक भी बाढ़ का पानी उनके मोहल्ले तक नहीं आता है। लेखक ये सोचते कि शायद से कोई चमत्कार हो गया होगा जिससे पानी पहले ही रुक गया होगा। लेखक के आसपास के लोग जो थे वो सारे जगे हुए थे, क्योंकि उनके सारे घर के और रूम के लाइट्स जल रहे थे। अब होता क्या है कि लेखक को अपने प्रियजनों की बहुत याद आने लगती है। उनका मोबाइल भी खराब था, जिसके कारण वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अलग अलग चीजों के बारे में सोचकर जो लेखक का मन था वो बहुत ही ज्यादा बेचैन था और उन्हें अंदर से बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था। आखिर में मुझे नींद आ गई। सुबह 5 बजे लोगों ने मुझे हिलाकर उठाया और जहां पर मैं लेटा हुआ था उसकी तरफ बहुत ही तेजी से झाग से भरा हुआ बाढ़ का पानी आ रहा था। हरियाली डूब रही थी, दीवारें टूटते जा रहे थे और घर बाढ़ में डूबते जा रहे थे। लेखक ने बाढ़ तो बहुत देखी थी, लेकिन ये एक जल प्रलय था, क्योंकि उनके देखते ही देखते सारी चीजें गायब हो गई पानी के अंदर। अच्छा हुआ कि इस जल प्रलय को कैप्चर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक कलम था, वो भी चोरी हो चुका था। बाढ़ का पानी सारी चीजें बहाकर अपने साथ ले जा चुकी थी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। यार मेरा एफर्ट पसंद आएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मृदुला गर्ग, तुम्हारे इस पार्ट की लेखिका। इस पार्ट में मैंने अपने परिवार वालों के बारे में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। पार्ट शुरू करते हुए लेखिका कहती है कि उनकी एक नानी थी जिसे वो कभी भी देख नहीं पाती है, क्योंकि उनकी माँ की शादी से पहले ही उनका निधन हो जाता है। उनकी नानी एक अनपढ़, पारंपरिक और पर्दे में रहने वाली औरत थी। शादी के तुरंत बाद उनके जो पति होते हैं, यानी कि जो नाना जी होते हैं, वो इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं और वहां से बैरिस्टर बनके लौटते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर जब नाना जी वापस लौटते हैं तो वो अंग्रेजी तौर तरीके से जीने लगते हैं, लेकिन नानी कभी भी अपने रहन सहन का तरीका नहीं बदलती है और अपनी इच्छा, पसंद नापसंद कभी भी नाना जी को नहीं बताती है। पूरी जिंदगी वो चुपचाप परंपरा निभाते रहती है, लेकिन कम उम्र में जब मृत्यु उनके पास आती है तो उन्हें अपनी 15 साल की एक लौती बेटी, जो कि लेखिका की माँ थी, उनकी चिंता सताने लगती है। इस डर ने उन्हें साहसी और निडर बना दिया और पहली बार वो अपने पति या फिर कह सकते हो नाना जी को बोलती है कि वो पर्दे का परंपरा तोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। ये सुनकर सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जो नाना जी होते हैं वो परिस्थिति की गंभीरता समझते हैं और तुरंत अपने मित्र को बुला लेते हैं। नानी अपनी एक आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है। उन्होंने अपने पति के दोस्त प्यारे लाल शर्मा से कहा कि उनकी बेटी के लिए वर वही तय करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी कोई अंग्रेजों के गुलाम किस्म के व्यक्ति से हो। वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी आजादी की सिपाही जैसे विचारों वाली व्यक्ति से हो। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करते हैं और सभी को ये पता चल जाता है कि नानी के अंदर भी देश की आजादी का जुनून था और वो एक खुले विचार की व्यक्ति थी। लेखिका की नानी ने अपने पति के जीवन में कभी भी कोई भी दखल अंदाजी नहीं दी और अपना भी जो जीवन था वो अपने हिसाब से जिया। उनकी आखिरी इच्छा के चलते लेखिका की माँ की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान से होती है, जो आजादी के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे ICS का जो गवर्नमेंट एग्जाम था उसे लिखने से रोक दिया गया था। उसके जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन विचार बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अब आगे के पार्ट में लेखिका की माँ के बारे में बताया गया है। मेरी माँ को एक साधारण जीवन जीना पड़ा और वो एक खादी की साड़ी पहनने के लिए भी रात भर स्ट्रगल करती थी।
मेरी माँ बहुत ही ज्यादा नाजुक, खूबसूरत और कोमल थी और उनके निष्पक्ष सोच ने सभी का दिल जीत लिया था। लेखिका आगे पार्ट में हमें बताती है कि उनकी दादी अक्सर कहा करती थी कि हम हाथी से हल नहीं जोतवाते हैं जब हमारे पास बैल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर घर में बच्चे आ जाते हैं तो उनकी परवरिश का पूरा बोझ माँ के ऊपर नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवार को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। लेखिका की माँ ठोस घरेलू कामों में ज्यादा भाग नहीं लेती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर स्वतंत्रता का जुनून नहीं था, वो अपने तरीके से उसे निभाती है। वो कभी भी एक पारंपरिक भारतीय माँ नहीं बन पाई। वो कभी भी बच्चों को दुलार नहीं करती है और ना ही ज्यादा खाना बनाती है अपने जीवन में। उन्होंने कभी भी माँ का कर्तव्य, बहू का कर्तव्य और पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया। इसका एक कारण उनकी बीमारी थी और दूसरी कारण उनकी दूसरी तरफ की रुचि थी। उनका ज्यादातर समय किताबें पढ़ना, साहित्य लिखना और गाने सुनने में बीत जाता था। इन सारी चीजों के बावजूद घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और कोई भी सीक्रेट बात को इधर उधर नहीं फैलाती थी। हमारे घर में किसी की भी चिट्ठी आती थी तो कोई भी एक दूसरे से ये नहीं पूछता था कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था। इससे सबको आजादी मिलती है, जिससे सभी लोग पढ़ने की ओर आकर्षित होते हैं। लेखिका अब आगे अपनी परदादी के बारे में बताते हुए बोलती है कि उनकी परदादी भी परंपरा से हटकर सोचा करती थी। उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब भी उनके पास 2 से ज्यादा धोती हो जाएगी तो तीसरी धोती को वो हमेशा दान कर देगी। असली चौंकाने वाली बात तब होती है जब उनकी बहू प्रेग्नेंट होती है। वो तुरंत ही मंदिर जाती है और मन्नत मांग लेती है कि पहला बच्चा उन्हें लड़की चाहिए, और ये बात वो सभी को बता देती है, जो सुनकर सब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। भगवान भी उनकी मन्नत बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनके घर में 5 बेटियां भेज देते हैं। यहाँ तो परदादी के साथ हो गया मोय 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 मोय। अब पार्ट में हमें आगे ये भी बताया गया है कि गाँव में ऐसा सबका मानना था कि परदादी का सीधे भगवान से संपर्क था। एक बार की बात है, हमारे गांव की हवेली में शादी हो रही थी। सारे मर्द बारात में गए थे और औरतें और बच्चे नाच गा रहे थे। अब हवेली के एक रूम में एक चोर घुस जाता है। बदकिस्मती से वो चोर उस रूम में घुसता है जहां पे परदादी सो रही थी। उनकी नींद हल्की थी, जिससे उनका नींद टूट जाता है और वो उठ जाती है। और फिर आगे वो बोलती है, कौन है? जी मैं हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दो मुझे। क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? ये सुनकर चोर हैरान हो जाता है और अब दादी एक लोटा निकालकर बोलती है, बेटा ये लोटा लो और कुएं के पास जाकर पानी भरकर ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। पर मैं तो एक चोर हूँ, प्यासे को पहले पानी तो पिलाओ। एक चोर के हाथ से आप पानी पी लोगे? सब नाच गाने में व्यस्त है, तुम ही पिला दो। अब चोर पानी लेने चला जाता है और कुएं के पास जो चौकीदार होते हैं वो उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। दादी अब क्या करती है कि वो लोटा जो होता है, जो पानी से भरा होता है, वो आधा पी लेती है और आधा उस चोर को पिला देती है और फिर आगे बोलती है, एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटे बन चुके हैं, तो चाहे तू चोरी कर या फिर खेती कर ले। ये सुनकर चोर इमोशनल हो गया और उसके बाद वो चोरी छोड़ देता, खेती में लग जाता है और एक बहुत ही सीधा साधा इंसान बन जाता है। मैं अपनी नानी और परदादी की विरासत से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी परदादी की वजह से मुझे लड़की होने का कभी भी अफसोस नहीं हुआ और नानी के चलते मेरे अंदर देश के लिए एक अलग जुनून बना रहा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसी समय मुझे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से मैं देश की आजादी का जश्न नहीं मना पाई। दुखी होने पे मेरे पिताजी ने मुझे ब्रदर्स करमजोग नाम का एक उपन्यास दे दिया। किताब पढ़ते पढ़ते मेरा दुख बहुत जल्दी दूर हो गया और मेरे लेखन पे भी इसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। आगे लेखिका बताती कि उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत और वो शादी के बाद ही लेखन के फील्ड में आती है और उसके बाद ही वो अपने पति का नाम अपनाती है। 5 बहनों और 1 भाई में 4 भाई बहन लेखन के फील्ड में चले जाते हैं। उनका लिखा हुआ उनका पूरा खानदान पढ़ता था, लेकिन लेखिका के ससुराल में उनका लिखा हुआ कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ता।
करता था। लेखिका की चौथी बहन रेनू बहुत ही सीधी और सच बोलने वाली थी। वो छोटी सी भी दूरी गाड़ी से नहीं तय कर पाती थी और हमेशा पैदल ही चला करती थी। पढ़ाई में भी उसका अलग ही रवैया था। बीए के एग्जाम देने से पहले वो सबको पूछती है कि पढ़ाई से क्या होता है, इसमें तर्क दो, अगर मुझे पसंद आएगा तभी मैं बीए का एग्जाम दूंगी। जब उसे किसी का भी तर्क पसंद नहीं आया तो पिताजी के बहुत डांटने दबाने पे वो बीए का एग्जाम देती है और बीए के लिए केवल पास होने जितना पढ़ती है। उसका सच बोलना सभी को मजाक लगता था और अनजाने में वो सभी को हंसाती थी। तीसरी बहन चित्रा पढ़ाई में तो नॉर्मल थी, लेकिन वो दूसरों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी। जब शादी की बात आई तो चित्रा ने साफ बोल दिया कि उसे एक लड़का पसंद है, जिसके बाद सभी मान भी जाते हैं और उसकी पसंद से ही शादी करवा देते हैं। सबसे छोटी बहन अचला शुरू में पिता की बात मानकर पढ़ाई और शादी परंपरागत तरीके से करती है, लेकिन बाद में वो भी लेखन के फील्ड में आ जाती है। पांचों बहन में एक समान बात रही, सभी ने एक साथ शादी की और सभी ने अपने रिश्ते को निभाया, चाहे रिश्ता कितना भी कठिन था। लेखिका खुद भी एक छोटे से कस्बे में अपना जीवन बिताती है। बाद में बागलकोट में स्कूल की समस्या देखकर वो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ का एक स्कूल खोल देती है और बाद में कर्नाटक की सरकार से मान्यता ले लेती है। ये लेखिका के संकल्प और हिम्मत का सबूत है। मेरी छोटी बहन रेनू बहुत जिद्दी और साहसी थी। एक बार की बात है, दिल्ली में बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से दिल्ली जो थी वो पूरा ठप हो गया था और कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। तो भी जो रेनू होती है वो 2 मील पैदल जाती है स्कूल। वहां जाकर वो ये देखती है कि बारिश के चलते स्कूल बंद था। फिर वो बिना रिग्रेट के घर वापस आ जाती है। उसे अपने धुन में अकेले चलने का रोमांच बहुत ज्यादा पसंद था। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड यार सबसे पहले मैं तुम लोगों को इस पार्ट के ढेर सारे कैरेक्टर से मिलवाना चाहूंगा। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ उमा, तुम्हारी इस कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ राम स्वरूप, उमा का पिताजी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उमा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ प्रेमा, उमा की माँ। हाय, मैं हूँ रतन, राम स्वरूप और प्रेमा का नौकर। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ गोपाल प्रसाद, एक बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ लॉयर। मुझे अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। हाय, मैं हूँ शंकर, गोपाल प्रसाद का बेटा। तो यार इस भीड़ में कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मुझे भूलोगे तो कहानी कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कहानी को अच्छे से समझाएगा। और हाँ यार, हमारे खुद के एंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च किया, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किया। हर एक चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। तो अब चलो हम लोग पार्ट को शुरू करते हैं। तो यार हमारा पार्ट शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि एक हल्का फुल्का सा सजा हुआ कमरा था और उस कमरे के अंदर वाले रूम से 2 व्यक्ति, एक की आयु 50-60 साल थी और दूसरा उसका नौकर था। दोनों ने मोटी सी तख्त को पकड़ रखा था और अंदर की तरफ ला रहे थे उस तख्त को। अब यहाँ से दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। ये एक प्ले है, ये एक नाटक है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर है। तो ध्यान से समझना क्योंकि सारे कैरेक्टर की हेल्प से इस पार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अबे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ उधर मोड़ उधर मोड़, यही रख दो यही रख दो, यही ठीक जगह, यहाँ बिछा दो साहब। भगवान के पास अकल बढ़ रहा था तो तुम देर से गए थे क्या? इतना पसीना बहा के इसे यहाँ लाया है तो इसे क्या करना क्या है? बिछा दो अब जल्दी से। अब नौकर उस तख्त को बिछा देता है और ही करके हंसने लगता है। इसके उत्तर में जो राम स्वरूप है वो बोलता है, हंसता क्या है, हमने जवानी में बहुत कांड किए हैं। हम ठंडे ठंडे घड़े के पानी से नहाते थे, कसरत करते थे डेली। ये तख्त हमारे सामने क्या चीज है? अब राम स्वरूप तख्त को बहुत ही अच्छे से बिछवा देता है और अपने नौकर को अपनी बीवी के पास दर्री और चादर लेने भेज देता है। उसके नौकर को गलतफहमी हो जाता है और उसकी बीवी प्रेमा के पास जाके वो ये बोल देता है कि राम स्वरूप धोती मांग रहे हैं। और इसके बाद जो उसकी बीवी प्रेमा है वो तुरंत राम स्वरूप के पास जाती है और फिर बोलती है, मैं कहती हूँ कि इस वक्त अभी धोती की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? धोती? हाँ, अभी तो तुमने धोती बदली है, दोबारा तुम्हें धोती क्यों चाहिए? लेकिन तुमसे धोती किसने मांगा है? रतन ने तो मुझे यही कहा। क्यों बे रतन, अच्छे से सुनाई नहीं देता है? मैंने तुम्हें धोती लाने थोड़ी बोला था, उल्लू कहीं का।
अच्छा जाओ पूजा रूम के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उसे जल्दी से ले आओ। और दर्री कहाँ है? दर्री तो यही कोने में रखी हुई है, देखो देखो वहां पे रखा हुआ है। रतन जाओ और प्रेमा के कमरे से सितार और हारमोनियम उठा के ले आओ। लेकिन वहां तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुला के बैठी है। क्या वो मुंह फुला के बैठी है? जैसे तैसे तो ये लड़के वाले हाथ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी के चलते ये हाथ से निकल जाएंगे तो मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूं, मैंने तो सारी जतन करके देख ली है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा के सिर पे चढ़ा के रखा है। हमारे समय का सही था, बस गिनती और का खा गा सीख लो, काम खत्म हो जाता था, पढ़ाई वहीं पे खत्म हो जाती थी। दिक्कत क्या हो गया? तुम्ही ने बोला था ना कि ठीक ठाक से उसे तैयार करके नीचे लाओ। पाउडर वाउडर से पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है। आजकल बिना मेकअप को कौन किस लड़की को पूछता है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ उस लड़की से। ना जाने इस लड़की का कैसा दिमाग है, नहीं तो आजकल की लड़कियां तो इन सब में डूबी रहती है। अरे मैंने तो बोला था कि इस लड़की को केवल 10वीं तक पढ़ाओ। अगर 10वीं तक पढ़ाते तो ये लड़की हाथ में रहती है, अभी इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने बोला था ना इन बातों का जिक्र मत करना। अगर वो गलती से भी आ गया और कुछ भी सुन लिया तो क्या होगा? अच्छा बाबा, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जैसा मन है वैसा करो। बस मुझे ये बता दो कि मुझे क्या करना है। उमा जैसे भी हो उसे नीचे भेज देना पान के साथ, वो बिना मेकअप के भी सही दिखती है। बाकी नाश्ता वास्ता तैयार है ना? आ गया रतन, तुम बाजा को नीचे रख दो यहाँ पे। नाश्ता तो तैयार है, सारी चीजें घर पे है, लेकिन मक्खन शायद अभी तक नहीं आया है। क्या कहा? मक्खन खत्म हो गया? और तुम ये अभी मुझे बता रही हो? तुम्हें पता है ना मक्खन की दुकान कितनी दूर है? क्या करती हो तुम? बताओ क्या किया जाए? अगर रतन को भेज दिया तो बहुत समय लग जाएगा, घर का काम कौन करेगा फिर? घर पे अब ज्यादा काम बचा कहाँ है? और वैसे भी तो केवल 2 लोग आ रहे हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उसका लड़का। उमा को कह देना कि वो अच्छे से पेश आए। वैसे तो मुझे इनकी सोच समझ में बहुत गुस्सा आता है। खुद तो वकील है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो बहुत कम पढ़ी हो। और लड़का क्या करता है? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। उसने बीएससी की है और अभी ही लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। बाबूजी बाबूजी, क्या है बोलो? कोई आ रहा है। ए प्रेमा, वो लोग तो आ भी गए। अरे बेवकूफ रतन, जाओ पीछे के दरवाजे से जल्दी निकलो और मक्खन लेके आओ। प्रेमा, समझा देना उमा को कि अच्छे सुर में गाना गाए वो। अब लड़के के पिताजी और लड़का दोनों ही उनके घर आ जाते हैं और राम स्वरूप बहुत ही इज्जत देते हुए उन्हें घर के अंदर बैठाते हैं और बोलते हैं, घर ढूंढने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, टांगे वाले को आपके घर के बारे में पता था और हमें यहाँ पे आना ही था, तो घर कैसे नहीं मिलता। हाँ सही कहा आपने, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे घर पधारे, बेवजह आपको तकलीफ दे दी। अरे नहीं साहब, लड़के की शादी तो करनी ही है, आप उल्टा बोल रहे हो। यहाँ क्या हमने आपको परेशान किया है? अरे ये बोल के शर्मिंदा मत कीजिए, हम तो आपके सेवक ही है। और शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टी में आए हैं आप? जी कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है, लेकिन वीकेंड पे मैं चला आया। अब राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के बीच बहुत कुछ होता है। अरे सॉरी, ये गलत साइन हो गया। बहुत सारी बातचीत होती है और उसके बाद गोपाल प्रसाद पूछता है, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए, थोड़ी सी दहेज वेज की बात कर ली जाए। बिजनेस? ओ अच्छा अच्छा, पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इन चीजों की तकलीफ क्यों कर रहे हैं आप? तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरी अच्छी तकदीर है कि आप हमारे घर पे पधारे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रुकिए 1 सेकंड में नाश्ता लेके आता हूँ। अब राम स्वरूप वहां से चला जाता है चाय नाश्ता लाने के लिए, और इसी के बीच जो गोपाल प्रसाद है और उसका बेटा है, दोनों एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। जो गोपाल प्रसाद है वो बोलता है, आदमी तो भला दिख रहा है, घर देखकर हैसियत भी ठीक ठाक दिख रही है, अब ये देख रहा है कि लड़की कैसी है। जी आप सही बोल रहे हो। तुम झुक कर क्यों बैठे हो? शादी का रिश्ता तय करने आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। इतने में अब राम स्वरूप नाश्ता के साथ आ जाता है। आखिर आप नहीं माने ना। अब वो लोग नाश्ता करते हुए कुछ चीजों पे मजाक करते हैं और उसके बाद गोपाल प्रसाद बोलता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायती जरूरी चीज है। मेकअप के साथ सुंदर दिखे या बिना मेकअप के दिखे, सुंदर दिखना चाहिए। आपकी लड़की सुंदर है ना? जी हाँ, अभी आप खुद देख लीजिएगा।
देखना क्या है, अब आपसे इतनी सारी बातचीत हो गई है, अब लड़की को देखना एक रस्म ही है। ये तो आपकी मेरे ऊपर बहुत भारी एहसान है। और हाँ, मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वो गलत है ना? क्या ये पढ़ाई लिखाई के बारे में है? बात है साफ कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो चाहिए नहीं क्योंकि उनके नखरे कौन झेलेगा। बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो केवल 10th पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, सही बोल रहा हूं ना? जी हाँ, हमें नौकरी तो करानी नहीं है, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता है। कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि अपने बेटे को इतना दूर पढ़ाया तो बहू भी कम से कम ग्रेजुएट लाना। लेकिन पूछिए इन ठेकेदारों से कि क्या लड़कों का पढ़ाई करना और लड़कियों का पढ़ाई करना एक बात है? मुझे नहीं लगता कि एक बात है। अगर लड़कियां बाहर जाके काम करने लगी, पढ़ने लगी, तो आखिर घर कौन संभालेगा? जी, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के पंख नहीं होते। शेर के बाल होते, शेरनी के बाल नहीं होते हैं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की दाढ़ी नहीं होती है। अब राम स्वरूप अपनी बेटी उमा को पान लेके बुलाता है और उमा पहली बार उनके सामने आती है और फिर राम स्वरूप बोलता है, लाओ बेटी प्लेट मुझे दे दो। उमा ने चश्मा पहना था जिसे देख के दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं और फिर बोलते हैं, चश्मा? इसने चश्मा क्यों पहना है? जी वो तो पिछले महीने इसकी आंखें थोड़ी सी दुखने लगी तो कुछ समय के लिए बस चश्मा लगाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आंखों में। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से ये चश्मा नहीं लगाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बैठो बेटी, वहां उस तख्त में जाकर बैठ जाओ बेटी अपने बाजों के पास। चाल में तो कोई खराबी नहीं दिख रही है, चेहरे पे भी छवि है। गाना गाना आता है क्या इसे? जी हाँ, बहुत ही अच्छा गाती भी है और सितार भी बजा लेती है। उमा बेटी जरा इन्हें सितार बजाकर थोड़ा गाना गा के दिखा दो तो। उमा बहुत ही अच्छी धुन में, मधुर धुन में गाना गा देती है और फिर गोपाल प्रसाद बोलता है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। अब उमा गाना गाने के बाद वहां से सिर नीचे झुकाकर उठकर जा रही होती है, तभी गोपाल प्रसाद उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, अभी जरा ठहरो बेटी, कुछ देर और बैठी रहो उमा। तो तुम पेंटिंग वेंटिंग भी बनाती हो? उमा अपने सिर को केवल नीचे झुकाकर चुपचाप बैठी रहती है। अरे मैं तो आपको बताने ही भूल गया, ये जो दीवार में तस्वीर टंगी है ये उमा ने ही बनाई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिलाई विलाई कर पाती हो? सिलाई तो पूरे घर के इसी के जिम्मे है, मेरी शर्ट भी यही सिलती है। ठीक है बेटी, लेकिन क्या तुमने इनाम विनाम भी जीता है? उमा इसमें भी अब कुछ नहीं बोलती है। तो देवी और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे मसाला गर्म हो रहा है और यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। वो थोड़ा शर्माती है इसलिए जवाब नहीं दे रही है। जवाब दो उमा बेटी, जरा इसे भी मुंह खोलने दीजिए। उमा देखो वो क्या पूछ रहे हो, जल्दी जवाब दो उनका। क्या जवाब दूं पिताजी? जब कुर्सी मेज दुकान से बिकती है तो कुर्सी मेज से कुछ पूछा नहीं जाता है, सिर्फ खरीदार को दिखा दिया जाता है। अगर उसे पसंद आता है तो वो चीज खरीद लेता है, नहीं तो नहीं खरीदता है। वैसी हालत मेरी ही है। उमा क्या बोल रही हो ये तुम? अब मुझे बोलने दीजिए बाबूजी, ये जो लोग खरीदार बन के आए हैं जरा इनसे पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होते क्या? उन्हें चोट नहीं लगती है? बाबू राम स्वरूप, क्या आपने हमारी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया है? जी, और हमारी बेइज्जती तब से नहीं हो रही है जो आप तब से नापतोल कर रहे हैं। अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में गर्ल्स हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे और वहां से इन्हें क्यों भगाया गया। बाबूजी चलिए यहाँ से। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज तक पढ़ी हो? जी हाँ, मैंने कॉलेज पढ़ा है, बीए पास किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है। आपके पुत्र के जैसा इधर उधर ताका झाकी करके अपनी कायरता नहीं दिखाई है। जरा इनसे पूछिए कि कैसे मुंह छुपा के वहां से भागना पड़ा था इन्हें। उमा, मैंने कहा चुप रहो तुम। बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने हमें धोखा दिया, बहुत सारी बातें छिपाई है। चलो बेटा चलते हैं यहाँ से। जी हाँ, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाके ये जरूर देखिएगा कि आपके बेटे में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। तो यार ये एक मुहावरा है जिसके थ्रू जो हमारी उमा है वो ये कहना चाहती है कि घर जाके अपने बेटे के चरित्र, सिद्धांतों और हिम्मत को अच्छे से जांच कीजिएगा। तो अब होता क्या है कि वो लोग वहां से चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उमा जोर जोर से रोने लगती है। राम स्वरूप भी जोर से कुर्सी में बैठ जाते हैं और उसी टाइम जो हमारा नौकर है यानी कि रतन है वो वहां पे आता है और कहता है, बाबूजी लीजिए मक्खन। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट
बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे लोगों ने प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जूता फेंको, मोजा फेंको, पेंसिल फेंको, इरेजर फेंको, जो भी फेंकना फेंको, वो लाल कलर का, काला कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके ये बताना कि वीडियो कैसा लगा, इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ के। और हाँ, प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट करना, बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।